नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर कुलदीप सोलंकी, कन्वीनर छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी आप सबका स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपको विदित है कि देश एवं प्रदेश से जुड़े हुए विभिन्न मसलों पे हम अक्सर परिचर्चा करते रहे हैं और इसी कड़ी में आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं विश्व प्रसिद्ध श्री आरिफ अजाकिया जी, जो एक प्रसिद्ध समाज सेवी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं और पाकिस्तान के मेयर रहे हैं। वे गर्व से कहते हैं कि वे 72 साल से पाकिस्तानी हैं और 10,000 से अधिक सालों से भारत की हैं। तो मैं स्वागत करता हूं आरिफ अजाकिया जी का। आरिफ साहब नमस्कार, वेलकम। नमस्कार, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग। छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी के समस्त सदस्यों की तरफ से मैं आपका स्वागत करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू एंड नमस्कार दर्शकों को, एवरीवन। पहले सीए के विरुद्ध एक आंदोलन खड़ा करने की कोशिश की गई, काफी दिनों तक चला, शाहीन बाग अलग अलग शहरों में बनाए गए। अब उसी मोडस ऑपरेंडी पर ये देखा जा रहा है कि किसान आंदोलन को तैयार किया जा रहा है। मतलब 25-50 हजार लोग, 138 करोड़ लोगों की चुनी हुई सरकार जो बहुमत में है, उसके विरुद्ध ये दबाव डाल रहे हैं कि आप जो कानून बनाए हैं, जो पास किए हैं, जिसको राष्ट्रपति ने मोहर लगा दी है, उसको आप वापस लें। तो ये एक प्रकार का डेमोक्रेसी से मोबोक्रेसी की तरफ, जो भीड़ तंत्र जिसे हम बोलते हैं हिंदी में, उस तरफ जा रहा है पूरा सिस्टम। इस पे आपके क्या विचार है? देखें, भारत में एक अपीसमेंट की पॉलिटिक्स चलती आ रही थी 70 साल से, और एक अपोलोजेटिक गवर्नमेंट थी जो कि सबको खुश करने के लिए हिंदुओं की कुर्बानी देती थी, मेजॉरिटी की कुर्बानी देती थी। सेक्युलरिज्म नाम का एक ऐसा ड्रामा भारत में रचाया जा रहा है, जबकि सेक्युलरिज्म का मतलब होता है कि स्टेट हैज नो रिलीजन। जब स्टेट हैज नो रिलीजन तो फिर माइनॉरिटी मेजॉरिटी एग्जिस्ट नहीं करती, जबकि भारत में माइनॉरिटीज एग्जिस्ट करती हैं और स्टेट का भी कोई रिलीजन नहीं। ये किस किस्म का सेक्युलरिज्म है? ये इंग्लैंड है, ये सेक्युलर कंट्री है, लेकिन यहाँ पे कोई माइनॉरिटी नहीं, कोई मेजॉरिटी नहीं। किसी को हज सब्सिडी नहीं दी जाती, किसी को रमजान में चावलों की बोरियां नहीं दी जाती, किसी को कोई वक्फ बोर्ड नहीं है, कोई ये सब सिस्टम नहीं है, क्योंकि सेक्युलरिज्म है। लेकिन इंडिया का सेक्युलरिज्म अजीब है कि वहां सेक्युलरिज्म भी है और माइनॉरिटीज के राइट्स भी हैं। तो ये एक सरकार चली आ रही थी। अब एक अवेयरनेस की हुकूमत आई है 2014 से, जो कि 2014 के बाद भारत में पब्लिक ने, आम जनता ने भरपूर वोट दिया है एक पार्टी को तब्दीली लाने के लिए कि दे वोंट चेंज। अब ये जो एक ढकोसला चल रहा था उसको खत्म करने के लिए अब वो सरकार ने 2019 के इलेक्शन के बाद अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो, जिसकी बुनियाद पे इनको मेजॉरिटी से वोट मिला है, उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू किया। तो वो जो सरकार, जो कुछ सरकारें थी या कुछ पॉलिटिकल पार्टीज थी, जो कि एक तो डायनास्टिक पॉलिटिकल पार्टीज हैं कि बाप मर गया तो बेटा आ गया, बेटा मर गया तो बेटी आ गई, ये चीजें हर स्टेट में चल रही थी और सरकार, सेंट्रल सरकार में भी यही हो रहा था। उनकी पॉलिटिक्स खत्म हो रही थी। दूसरा, आपको एक चीज याद रखना होगा कि भारत के दुनिया में दो बड़े दुश्मन हैं, एक है चाइना और एक है पाकिस्तान। ये दो कंट्रीज भारत में मुसलसल इंसर्जेंसी फैलाने की कोशिशें करती रहती हैं। जैसा कि आपने देखा कि खालिस्तान मूवमेंट 1980s में चलाई गई, 89 से कश्मीर में इंसर्जेंसी चलाई गई, भारत के मुसलमानों को लेकर एक दुनिया में एक कैंपेन चलाई गई। ये सारी चीजें पाकिस्तान करता आया है। अब आपने देखा कि जब भारत में ये तब्दीलियां आई और एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हुआ, जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अयोध्या मंदिर के रिस्टोरेशन का फैसला दिया, जब ट्रिपल तलाक का फैसला हुआ, तो इन लोगों को अचानक, एक तो दो चीजें हैं, एक तो वो भारत की पॉलिटिकल पार्टीज जिनकी अपनी दुकानें बंद हो रही थी, और एक पाकिस्तान और चाइना जो देख रहे थे कि भारत अब एक नए भारत बनता जा रहा है, तो इन्होंने अपना खेल शुरू किया। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट क्या है जिसके खिलाफ इन्होंने इतना बड़ा ड्रामा किया? सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जवाहरलाल नेहरू साहब की स्पीच मौजूद है इंडियन पार्लियामेंट में 1947, नवंबर 1947 में। उन्होंने कहा था कि जितने भी हिंदू, सिख,
नॉन मुस्लिम वर्ड इस्तेमाल किया था इन्होंने, कि जितने भी नॉन मुस्लिम पाकिस्तान में रह गए हैं उनके लिए ये देश खुला है, वो जब उधर खतरा महसूस करते हैं वो इधर आकर रह सकते हैं। तो यही क्या है ना सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। तो क्या कांग्रेस की वो सरकार जो इस आंदोलन को सपोर्ट कर रही थी शाहीन बाग के, क्या वो अपने उन बुजुर्गों की बातें भूल गई? डॉक्टर अम्बेडकर, वल्लभ भाई पटेल जी और महात्मा गांधी, इन सब की स्पीचेस आपको 1947-48 में मिलेंगी, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो नॉन मुस्लिम पाकिस्तान में रह गया है वो जब खतरा महसूस करे उनके लिए ये देश इनका है, जब आना चाहे आ जाए। सिटीजन अमेंडमेंट। आरिफ भाई, इसी तरीके से अभी जो है जो फार्म बिल है, फार्मर्स बिल है, उसका पूरा मान रही है, उसके अगेंस्ट भी स्क्रिप्ट वैसे ही बन रही है, जबकि एक कांग्रेस के द्वारा ही अनुमोदित था, पिछली सरकारों द्वारा अनुमोदित था। और मुद्दे की बात जो हमें लगती है कि इसमें भारत सरकार जो बहुत सारे जो यंगस्टर्स हैं जो राष्ट्रवाद से जुड़े हुए हैं, उनको ऐसा लगता है कि भारत सरकार का रवैया थोड़ा सा ढीला है। उनको जब कोविड चल रहा है, जब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं कि आप जो है रोड्स को नहीं ब्लॉक कर सकते, है ना, ये सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, शाहीन बाग के सिलसिले में फैसला हो चुका है, उसके बावजूद दिल्ली को एक तरफ से बंद कर दिया गया है। इसके वजह से प्रतिदिन 3,500 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। हम अगर ये 25 दिन का नुकसान देखें तो ये 1,000 करोड़ से ऊपर जा रहा है, हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। तो इसमें भारत सरकार का कुछ ढीला रवैया है, या आप इसको किस तरीके से देखते हैं? देखें, पहली बात तो यह है कि मैं एज ए पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, एज ए ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, प्रोटेस्ट के खिलाफ कभी भी नहीं रहा। लेकिन प्रोटेस्ट के भी कुछ रूल्स होते हैं, कुछ नियम होते हैं कि जिससे आम आदमी जिसकी बेहतरी के लिए आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसी को तकलीफ हो रही हो, उनका ही नुकसान हो रहा हो, फिर आपकी अपनी कंट्री है ये, उस कंट्री की इकोनॉमी को नुकसान होता है तो आपको नुकसान होता है। तो प्रोटेस्ट शुड नॉट बी दिस वे द वे इट इज गोइंग ऑन। दूसरा, ये जो फार्मर्स प्रोटेस्ट है, ये कहीं से फार्मर्स प्रोटेस्ट नहीं है, ये लैंडलॉर्ड प्रोटेस्ट है, ये सारे फ्यूडल लॉर्ड्स हैं, इनमें से कोई फार्मर नहीं है। मर्सिडीजों में बैठ के आ रहे हैं, पिज्जे खा रहे हैं, मजे से अय्याशियां कर रहे हैं, स्पा बने हुए हैं, जिम बने हुए हैं, मसाज पार्लर बने हुए हैं, ये सब लैंडलॉर्ड है, नवाब है ये सब। इनमें से कोई गरीब फार्मर नहीं है। एक कांग्रेस के लीडर है जो कि इसको सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे नाम नहीं पता, उनके पता नहीं 3,600 करोड़ की तो प्रॉपर्टी है उनकी अपनी, और वो रिचेस्ट पार्लियामेंटेरियन ऑफ इंडिया हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक ढकोसला है जिसको पाकिस्तान हवा दे रहा है खालिस्तान के नाम पे। अब आप मुझे ये बताएं कि फार्मर्स प्रोटेस्ट है ना, इसमें हिंदुस्तान के टुकड़े होंगे और खालिस्तान बनेगा और इमरान खान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, और विदेश में जो इसके खिलाफ जो प्रोटेस्ट हो रहा है, जो दुनिया भर के एम्बेसीज के सामने, उसमें खालिस्तान ने इसको पूरा हाईजैक किया हुआ है। तो खालिस्तान किसका है? देखें, इंडिपेंडेंस मूवमेंट्स वो होती हैं जहां ग्राउंड पे उस कम्युनिटी के साथ ज्यादती हो रही है, उस ग्राउंड पे उस कम्युनिटी के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो जाके इंडिपेंडेंस मूवमेंट होती है। सिखों को इंडिया में कहीं कोई मसला नहीं। 1984 में जो एक चीज हुई थी वो वेल डॉक्यूमेंटेड है, और उसपे जो भी गुनाहगार है उसको सजा दी जाए, ये हिंदू भी कहता है और सिख भी कहता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिख आज इंडिया का सिख कह रहा है कि हमें आजादी दो, ऐसी कोई डिमांड इंडिया में नहीं है। ये कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट सिख हैं जो बाहर बैठे हुए हैं और जो किसी के डिक्टेशन पे चल रहे हैं। आप देखें, अभी जिनीवा में एक प्रोटेस्ट हुआ है सिखों का खालिस्तान के लिए, उसमें 10 सिख हैं और 200 पाकिस्तानी खड़े हैं पीछे। तो नजर आ रहा है कि पाकिस्तान बैक्ड है ये। तो इसी चीज को मैं पूछना चाहूंगा आरिफ भाई, कि जैसे आप लंदन में रहते हैं, ब्रिटेन में, यूरोप के विभिन्न स्थानों पे, अमेरिका में ऐसे छुटभइये से प्रोटेस्ट होते रहते हैं, हमारे खास करके हमारे एम्बेसीज को टारगेट करते हुए। तो और ये सारे स्पॉन्सर्ड है, हम सबको पता है। तो इनको काउंटर करने के लिए एम्बेसीज की क्या रणनीति होनी चाहिए, विदेश मंत्रालय की क्या रणनीति होनी चाहिए, इस पे आप कुछ इनपुट दे सकते हैं, देना चाहेंगे? 2-3 चीजें जरूरी हैं। पहली चीज तो ये है कि पाकिस्तान का जो तरीकाकार है, क्योंकि मैं 1995 1995 से इन चीजों में हूं, मैं बेल्जियम में रहता था,
तो होता यह है कि पाकिस्तान की एम्बेसी जब इंडिया के खिलाफ कोई प्रोटेस्ट हो रहा होता है ना, तो उसके लिए जितने पाकिस्तानी बिजनेसमैन हैं उनकी पूरी एक लिस्ट होती है इनके पास, उनको फोन चला जाता है। वो उस प्रोटेस्ट के टाइम से 1 घंटे पहले अपनी दुकान, अपना रेस्टोरेंट, अपना बिजनेस बंद करके जितना स्टाफ है उसको अपनी गाड़ी में बिठाता है, इंडियन एम्बेसी के सामने खड़ा होकर प्रोटेस्ट कर रहा होता है। 5-5 हजार आदमी यहाँ पे इंडियन एम्बेसी के सामने प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। वो नॉन रेसिडेंट पाकिस्तानी उसको सपोर्ट कर रहे हैं ना, लेकिन आपके हाई कमीशन का ऐसा कोई सिलसिला नहीं है कि उन्होंने इंडियन कम्युनिटी को इसमें इन्वॉल्व नहीं किया। बदकिस्मती से इंडियन कम्युनिटी जो बाहर रहती है वो ये समझती है कि भाई ये हमारा काम नहीं है, ये तो सरकार का काम है। तो भाई साहब, देश सरकार का नहीं है, आपका देश है। धर्म सरकार का नहीं है, आपका धर्म है। इस धर्म और इस देश की हिफाजत करना हर इंडियन का फर्ज है। वो बाहर निकल के तो उसके ऊपर और ज्यादा फर्ज है कि जैसे मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान में आवाज नहीं उठाई जा सकती, तो मैं इसके लिए पाकिस्तानियों के लिए यहाँ पे एक मूवमेंट चलाता हूं, मैं सारी कोशिशें करता हूं कि मैं एक आजाद देश में रह रहा हूं। तो हिंदुस्तानियों का फर्ज है, चाहे वो जहां भी रहते हो, जितने भी भारतीय हैं, चाहे अमेरिका में रहते हैं, इंग्लैंड में रहते हैं, वो भरपूर तरीके से पाकिस्तान के इन चीजों के खिलाफ प्रोटेस्ट करें। एक मिसाल ले लें, 26/11 भारत का 9/11 था। 9/11 से बड़े लेवल पे चीज हुई कि 9/11 तो 3 घंटे में खत्म हो गया था, 26/11 3 दिन तक चलता रहा है। और आपके बिजनेस कम्युनिटी को टारगेट किया गया, आपकी इकोनॉमी को टारगेट किया गया और 13 मुल्कों के लोग मार दिए गए। एक कयामत गुजरी। मुझे ये बता दें, हर साल 26/11 गुजरती है, कभी आपने देखा हो कि कोई प्रोटेस्ट हुआ हो, इंडियनों ने जाकर पाकिस्तान के खिलाफ प्रोटेस्ट किया हो? नहीं करते। तो पहला पॉइंट तो ये है कि इंडियंस को इन्वॉल्व होना होगा, आगे बढ़े। आपके देश को खतरात हैं, आप अपने देश की हिफाजत के लिए आगे बढ़े। ये हर इंडियन का फर्ज है कि प्रोटेस्ट में आगे से बढ़ के आए, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि भारत की सरकार बदकिस्मती से ये है कि 2014 तक फॉरेन ऑफिस या एम्बेसीज ये आपके बाबू चलाते थे, क्लर्क चलाते थे। और ये जो क्लर्क है या ये जो ब्यूरोक्रेसी है, ये ब्यूरोक्रेसी आज भी वही है कि मोदी जी ने आके सारी ब्यूरोक्रेसी को निकाल तो नहीं दिया ना, वही ब्यूरोक्रेसी है। मैं 95 से जिनीवा जाता हूँ, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन अटेंड करने, काउंसिल कहते हैं आप इसको, 90s में ये कमीशन होता था। मैं सेशन अटेंड करने जाता था, वहां पे इंडिया के सिविल सोसाइटी या एनजीओ कौन आते थे? कोई प्रोफेसर होता था जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का, कोई प्रोफेसर होता था अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का, कोई प्रोफेसर होता था जामिया मिल्लिया इस्लामी का। ये तो 3 यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर आपकी फॉरेन पॉलिसी चलाते थे। तो अब बड़ा काम है मोदी सरकार को करना कि आप ब्यूरोक्रेसी चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आपको उस माइंडसेट को चेंज करना है ब्यूरोक्रेसी के, कि आप एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी रखें। भारत की फॉरेन पॉलिसी डिफेंसिव है, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी अग्रेसिव है। एक से एक थिंक टैंक बनाए हुए हैं पाकिस्तान ने, MEPs खरीदे हुए हैं, MPs खरीदे हुए हैं, US सेनेटर्स खरीदे हुए हैं, एक लॉबिंग का पूरा जाल फैला हुआ है। पाकिस्तान की गरीब जनता को खिलाने का पैसा नहीं है पाकिस्तान के पास, लेकिन ये एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी पे पाकिस्तान का खूब पैसा लगता है। भारत को भी इसी तरह एक एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी बनानी होगी। तो आपका कहने का तात्पर्य ये है आरिफ जी कि भारत को जिस तरीके से स्पॉन्सर्ड तरीके से पाकिस्तान अपने लोगों को लाता है, 1 घंटे पहले दुकानें बंद करवा के पैसा खर्च करता है, उस तरीके का कुछ भारत के विदेश मंत्रालय को भी कुछ व्यवस्था करनी चाहिए। देखें, उसके वो तो जो मैंने आपको बताया कि जो पाकिस्तानी इन्वॉल्व होता है, वो तो पहले आपको इंडियंस को तैयार करना होगा, वरना लाख आपको इस पर वो करें, लेकिन अगर इंडियन ही प्रोटेस्ट में नहीं आएंगे तो कैसे वो होगा? वो तो एक बात हो गई प्रोटेस्ट की। और उसके लिए आपको एक इंडियन NRIs को ट्रेन करना होगा। आप अभी होडी मोडी था 2 साल पहले, 1.5 साल पहले, जो ह्यूस्टन में हुआ, तो मैं भी अपने NGO की तरफ से वहां पे कवरेज के लिए गया था ह्यूस्टन। अब आप देखें, अंदर 10,000 इंडियन बैठा हुआ है बाहर हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एक इंडियन हमारे साथ आके खड़ा नहीं हो रहा तो इंडियन जो NRI है, उनको आप नवरात्रि पे बुलाएंगे तो आ जाएंगे, कोई बड़े फंक्शन में बुलाएंगे तो आ जाएंगे, लेकिन प्रोटेस्ट वो कहते हैं ये हमारा काम नहीं है। तो भाई ये किसका काम है फिर?
अब आपकी खातिर यहाँ पे कोई बंगाली आके या पाकिस्तानी आके या मलेशियन आके थोड़ी प्रोटेस्ट करेगा। आपके देश का खतरा है, आपने आके करना है। तो पहले तो आपने भारतीय जो बाहर रहते हैं उनको तैयार करना है। नंबर 2 ये कि भारत को अपने फॉरेन पॉलिसी में अग्रेशन लानी होगी। इसकी मामूली मिसाल देख लें कि कनाडा में चाइना की फोर्सेस विंटर वॉर की प्रैक्टिस कर रही हैं। भाई जी किससे लड़ने के लिए? वियतनाम से लड़ने के लिए कर रही हैं या जापान से लड़ने के लिए? बर्फ का इलाका कहाँ है? लद्दाख में है, तिब्बत में है। तो भारत से लड़ने की प्रैक्टिस कर रहा है कनाडा में। कनाडा का प्रधानमंत्री के भारत के अंदरूनी मसलों पे बोल रहा है। मुझे ये बताएं कि खालिस्तान खालिस्तान हो रहा है इंग्लैंड की सड़कों पे, कनाडा की सड़कों पे। भारत अगर पाकिस्तान होता है इसकी जगह, तो पाकिस्तान ने तो एक हंगामा खड़ा कर देना था। भारत के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने एक छोटा सा बयान दे दिया, बात खत्म हो गई। इस मुद्दे को उठाना चाहिए। फिर एफएटीएफ है, एफएटीएफ में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा हुआ है। अगर भारत अग्रेसिवली चलता तो अब तक पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में जा चुका होता। कि दुनिया के पास प्रूफ मौजूद है कि पाकिस्तान इज ए स्टेट दैट पैट्रनाइजेस टेररिज्म, दैट एक्सपोर्ट्स टेररिज्म इन अदर कंट्रीज, स्पेशली नेबरिंग कंट्रीज अफगानिस्तान एंड इंडिया। तो कहां है भारत की वो अग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी? जरूरत है कि भारत एक अग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी बनाए और जो थिंक टैंक्स हैं वो उनको फॉरवर्ड करे, लॉबिंग करे, भरपूर तरीके से लॉबिंग होनी चाहिए। तो जाके आप पाकिस्तान का डिप्लोमेटिकली मुकाबला कर सकेंगे। मिलिट्री वाइज तो पाकिस्तान आपसे कभी भी जंग नहीं करेगा, क्योंकि उन्होंने आज से 50 साल पहले हथियार फेंक के देख लिया था कि इस फौज से हम लड़ नहीं सकते। भारत की फौज से ना चाइना लड़ सकती है ना पाकिस्तान लड़ सकता है, क्योंकि इन्होंने लड़ के देख लिया है। ये डिप्लोमेटिकली और इंटरनेशनल गेम्स खेल के ही भारत को हराते रहे हैं और हरा रहे हैं। इसके लिए भारत को आगे बढ़ के अग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी लानी होगी। आपने आज हमें ज्वाइन किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग, इट्स ऑलवेज प्लेजर। और आप एक बहुत ही मोहतरम शख्सियत हैं, यू आर सच ए काइंड पर्सन। और आपके दिल में दर्द है अपनी कौम का, अपने धर्म का, अपने लोगों का। मुझे ऐसे लोग बहुत पसंद होते हैं जो अपने लोगों का दर्द महसूस करते हैं। वरना आपको क्या पड़ी थी, आप अच्छी खासी जिंदगी गुजार रहे हैं, आप अपनी कौम का दर्द रखते हैं। मेरे दिल में आपके लिए बहुत रेस्पेक्ट है, क्योंकि मैं आज पहली बार आपसे बात नहीं कर रहा, आपसे मेरा इंटरेक्शन काफी दिनों से है। और आई हैव सीन दैट यू फील द पेन, और उसके लिए आप एक आवाज उठा रहे हैं। मेरी दुआ है कि आपकी आवाज को और ताकत मिले और आप दूसरे हिंदुस्तानियों को भी इस लाइन पे ला सकें। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग सर, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो दर्शकों एवं साथियों, ये थे आरिफ भाई, श्री आरिफ अजाकिया जी, जिनसे आज हमने बातचीत की और विभिन्न मुद्दों पे बातचीत की। आशा है आपको ये बातचीत पसंद आएगी। बहुत जल्द ही हम और एक विश्व विख्यात शख्सियत से आपका परिचय कराएंगे एवं उनसे बातचीत करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।